हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट सेकंड लेंगे, जिसमें इससे पहले मैंने आपको कोवलेंट बॉन्डिंग बताई है और कोवलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था। तो आज हम डिटेल में लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे कि लुईस स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं। लुईस स्ट्रक्चर की 3 स्टेप है। पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सम कर लेते हैं सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। और थर्ड स्टेप में हम उन्हें तब तक पेयर करते हैं जब तक कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन नहीं कर लेता। तो इसको मैं आपको बताती हूँ। सम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल द एटम्स, यूज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए बॉन्ड बिटवीन ईच पेयर ऑफ बॉन्डेड atoms. Atoms usually have noble gas configuration. Arrange the remaining electron to satisfy the octet rule. आपको तब तक करनी है जब तक कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ जाए या कि फिर ऑक्टेट रूल फॉलो ना करे। दोनों एक ही बात है। इसमें अब आप देखिए एक एग्जांपल को। ये एक एग्जांपल हमने लिया है H2O। H के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक होते हैं, क्योंकि यहाँ 2 H है तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल जो इलेक्ट्रॉन है 8 है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्टेट रूल है वो ऑलरेडी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये जो H2O मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है। अब ऐसा क्यों हुआ है इसको हम देखते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और H ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आया। इसी तरीके से बगल वाले हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने फिर से 1 इलेक्ट्रॉन दिया। यहाँ पर भी बीच में एक सिंगल बॉन्ड आया और इन 2 सिंगल बॉन्ड के बनने के बाद इनमें पेयरिंग स्टार्ट हुई। पेयरिंग के होने के बाद ही ये कंपाउंड जो होता है अपने ऑक्टेट रूल को अटेन करता है, या मैं यूँ कहूँ कि इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इसी एग्जाम्पल को अगर मुझे फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड के थ्रू देखना है तो आप देखिए, जो फॉस्फोरस होता है इसका जो वैलेंस शेल होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप गौर से देखिए, यहाँ जो फॉस्फोरस है उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में लगा रखा और जो इसके 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो अभी भी इसके ऊपर हैं। इसी तरीके से ब्रोमीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और फॉस्फोरस के पास 5 होते हैं तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और 3 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा, उसे भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन भी पूरा हो जाएगा, उसे भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए ये तीनों ही ब्रोमीन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस को देते हैं और फॉस्फोरस तीनों ब्रोमीन्स को इक्वली 1-1 इलेक्ट्रॉन देता है और इस तरीके से इनके बीच में 3 सिंगल बॉन्ड बनते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होती है वो लुईस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है और इनके ऑक्टेट रूल को दिखाती है। इसी तरीके से HCN के बीच में भी कुछ इसी तरीके से होता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर क्योंकि इसने यहाँ 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रखे हैं और कार्बन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे रखे हैं और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो वैसे के वैसे यहाँ रखे हुए हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भी कंपाउंड एनवायरनमेंट में या नेचर में स्टेबल है उसके बीच में कोई ना कोई शेयरिंग ऐसी होगी जिससे कि वो अपना ऑक्टेट अटेन कर सके। अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल देखूं जहां पर कि ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो होता है तो वो है BH3 बोरोन हाइड्राइड। बोरोन हाइड्राइड जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहा है, इसके खुद के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर 3 होते हैं और इसने क्या किया है, 3 ही इलेक्ट्रॉन और ले रखे हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके आउटर मोस्ट शेयर ऑर्बिटल में हैं। अब हम इतनी देर से कह रहे हैं कि जिस किसी के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए हमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर ऐसा बोरोन में इसलिए होता है क्योंकि ये इसका एक्सेप्शनल कंपाउंड है, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है विदाउट अटेनिंग एनी काइंड ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और एनी काइंड ऑफ ऑक्टेट रूल। इसी तरीके से कुछ और हैं
वहाँ पर क्या है कि उसने 8 इलेक्ट्रॉन से कम लिए हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन पे वो स्टेबल है। ऐसे ही अगर मैं सल्फ़र टेट्रा फ्लोरीन के एग्जांपल करूं या AsBr5 की बात करूं, तो इन इलेक्ट्रॉन में क्या है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सटेंडेड है, मतलब 8 से बहुत ज़्यादा है। आइए इसको हम देखते हैं। व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एक्सीड द आउटर octet rule for one of the several third row elements, place the extra electron on the central atom। यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 की बजाय। अभी आप देखिए 4 तो आपको नज़र ही आ रहे हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं एक सल्फ़र के ऊपर लगे हुए हैं, 4 बॉन्ड हैं। 4 तो इसके खुद के हैं, 2 इसने अभी रखे हुए, 4 + 2 6, और इसने 4 फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, मतलब 6। तो इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 10 आ जाते हैं, मतलब 8 से 2 ज़्यादा। और जो बोरोन के होते हैं वो 8 से 2 कम। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस कंडीशन में भी स्टेबल होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, एक्सटेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ कि मोर देन, हम अगर NO3 इसके स्ट्रक्चर देखें, NO3 नेगेटिव, तो हम ये देखते हैं कि मोर देन 1 लुईस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है कि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स लिखने में आती हैं। इन सारी स्ट्रक्चर्स को आपने 11th-12th में लिखा भी है, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ऐसा आपको मालूम भी है। अगर मैं इस एक डबल बॉन्ड को 3 अलग अलग जगह लिखना चाहूँ तो एक बार यहाँ लिखूँगी, दूसरी बार यहाँ लिखूँगी, तीसरी बार यहाँ लिखूँगी। बाकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है वो वैसी की वैसी ही इसमें रहती है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होती है वो एवरेज ऑफ तीनों स्ट्रक्चर्स की जो एवरेज निकल के आएगी वो होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो रियली में एक्चुअली डीलोकलाइज हो जाते हैं, वो एक जगह पर नहीं है। इसीलिए जो इनका जो बॉन्ड, एक बार बॉन्ड इधर आ रहा है, एक बार बॉन्ड इधर आ रहा है, एक बार बॉन्ड इधर आ रहा है, तो वो घूम रहे हैं। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। दे कैन मूव अराउंड द एंटायर मॉलिक्यूल में, वो इधर से उधर जाते रहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टेबल हैं वाया दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। अब आपको सेकंड जो टॉपिक है आज का वो है फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्ज जो होता है यूज टू इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट लुईस स्ट्रक्चर, ये उन पे लागू होता है जो लुईस स्ट्रक्चर्स आई थी और वो नॉन इक्विवेलेंट थी। मतलब जो हमने इससे पहले लुईस स्ट्रक्चर्स निकाली हैं वो सब इक्विवेलेंट है, सबके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है। वहाँ कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन है या कि 3 इलेक्ट्रॉन है, हर जगह 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन है। Atoms in molecule try to achieve formal charges as close to zero possible। ज़ीरो के पास आने की कोशिश करेंगे, जितना कम फॉर्मल चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यानी नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आर एक्सपेक्टेड टू रिसाइड ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो हम फॉर्मल चार्ज को हम जब रखते हैं तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसी के ऊपर रखते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। अब आइए इसको देखते हैं कि एक्चुअली में ये होता कैसे है। फॉर्मल चार्ज जो होता है उसकी जो डेफिनेशन है उसे हम ऐसे लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑन फ्री न्यूट्रल एटम के ऊपर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें हम उसको माइनस कर दें, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो असाइन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल के अंदर। ऐसे अब एग्जांपल से देखते हैं। अभी अज्यूम करें हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बिलोंग एंटायरली टू द एटम इन अ क्वेश्चन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द 2 शेयरिंग एटम्स में। रूल्स गवर्निंग, इसलिए हम क्या करते हैं जो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। इसके जो रूल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ए एटम, टेक द सम ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 1/2 ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले हम क्या करेंगे, लोन पेयर का सम कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका 1/2 कर लेंगे। उनको तो हमने सम कर रहे हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उसका हम हाफ कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट द नंबर टू असाइन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नंबर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द फ्री न्यूट्रल एटम। The sum of formal charges of atom in a given molecule or ion must equal to overall charges of the। आप जितना भी फॉर्मल चार्ज निकालेंगे वो उस स्पीशीज़ के ऊपर जितना भी ओवरऑल चार्जेस होता है उसके बराबर होता है। इसे लिखते हैं हम,
इन नॉन इक्विवेलेंट लुईस स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट फॉर ए स्पीशीज। आप इस स्पीशीज़ को देखिए, इसमें अभी आपको बताते हैं। Those which formal charge closest to zero and with any negative formal charge on the most electronegative atom are considered to best describe the bonding in a molecule or a ion। इस तरीके से हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज और लुईस स्ट्रक्चर्स हमारे कोवलेंट बॉन्डिंग को बताने में हेल्पफुल होती है। थैंक यू वेरी मच।